हेलो बच्चों, नमस्ते। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोग का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे थे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हमने पढ़ा था। पुष्प क्या है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो हमने पढ़ा पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? बाह्यदल, दल, पुंमग और जयान। हमने पुंमग में पढ़ाया। पुंमग से ही क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है, जिसे सूक्ष्म लघु बीजाणु कहा जाता है। ये अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणुधानियों का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था जयान। जयान पुष्प का मादा भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरीज। स्टिग्मा ये ऊपरी भाग होता है मादा भाग का। स्टाइल जो ओवरी और स्टिग्मा को दोनों को आपस में जोड़ता है। और ओवरी क्या है? यह निचला भाग होता है, जहां पर किसका निर्माण होता है? बीज व बीजांड का निर्माण होता है। आज हम पढ़ते हैं बीजांड। बीजांड क्या है? बीजांड यह ओवरी में पाए जाने वाला, बीजांड ओवरी में पाए जाने वाला ठोस संरचना होता है, जो बीज का निर्माण करता है। बीजांड में अंडाशय में पाए जाने वाले ठोसीय संरचना को जो बीज का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। जो बीज का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। बीजांड क्या होते हैं? ये कठोर संरचना होते हैं। ये अब हम पढ़ते हैं बीजांड की संरचना। बीजांड 2 आवरण द्वारा घिरे होते हैं। जिसे अध्या आवरण कहा जाता है। बीजांड के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को अध्या आवरण कहते हैं। ये बीजांड के अंदर व बाहर दोनों पाए जाते हैं। बीजांड 2 आवरणों द्वारा घिरा होता है। बीजांड 2 आवरणों द्वारा घिरा होता है। बीजांड के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को ही क्या कहा जाता है? अध्या आवरण कहा जाता है। इंटेगुमेंट्स कहा जाता है। इनके बाहर पाए जाने वाले आवरण को, बीजांड के बाहर पाए जाने वाले आवरण को बाह्य अध्या आवरण कहा जाता है। बाह्य अध्या आवरण कहा जाता है।
वाले आवरण को, बीजांड के अंदर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहा जाता है? अंतःअध्या आवरण कहा जाता है। बीजांड एक वृत्त द्वारा, बीजांड जिसके द्वारा जुड़े होते हैं, बीजांड जिसके द्वारा जुड़े होते हैं उसे बीजांड वृत्त कहा जाता है। बीजांड जिसके द्वारा जुड़े होते हैं उसे बीजांड वृत्त कहा जाता है। तथा बीजांड वृत्त जिस भाग से जुड़े होते हैं, बीजांड वृत्त जिस भाग से जुड़े होते हैं उसे नाभिका कहा जाता है, यानी हाइलम कहा जाता है। बीजांड वृत्त जिस भाग से जुड़े होते हैं, बीजांड वृत्त जिस भाग से जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? नाभिका यानी हेलियम कहा जाता है। जिसके द्वारा बीजांड वृत्त जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? नाभिका कहा जाता है। बीजांड द्वार क्या है? बीजांड के अग्रभाग पर, बीजांड के अग्रभाग पर पाए जाने वाले छिद्र को बीजांड द्वार कहा जाता है। बीजांड के अग्रभाग पर, बीजांड के अग्रभाग पर पाए जाने वाले छिद्र को ही बीजांड द्वार कहा जाता है। बीजांड द्वार से ही प्रागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं। बीजांड द्वार से ही प्रागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं। भ्रूणकोश क्या है? बीजांड में पाए जाने वाले थैलीनुमा संरचना को ही भ्रूणकोश कहा जाता है। बीजांड में पाए जाने वाले थैलीनुमा संरचना को ही क्या कहा जाता है? भ्रूणकोश कहा जाता है। थैलीनुमा संरचना को ही भ्रूणकोश कहा जाता है। बीजांड में पाए जाने वाले खाली भाग को मध्यकाय कहा जाता है, जो बीजांड का आधार बनाते हैं। बीजांड के मध्य में पाए जाने वाले स्थान को, मध्यकाय कहा जाता है। ये बीजांड का आधार बनाते हैं। नाभिका क्या है? जिस कोशिका की तरफ, यानी प्रतिमुख कोशिका, जिसकी ओर प्रतिमुख कोशिका का मुख होता है, उसे ही निभाग कहा जाता है।
यानी प्रथमुख कोशिका क्या है, निभाग क्या है। प्रथमुख कोशिका जिस तरफ पाए जाते हैं उसे ही निभाग कहा जाता है। बीजांड क्या है, जिसके द्वारा बीजांड जुड़े होते हैं, जिसके द्वारा बीजांड जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है, बीजांड वृंत कहा जाता है। बीजांड वृंत जिसके द्वारा जुड़े होते हैं, बीजांड वृंत जिस स्थान से जुड़े होते हैं उसे हम नाभिका कहते हैं, उसे नाभिका कहते हैं। बीजांड के अग्रभाग में, बीजांड के अग्रभाग में पाए जाने वाले छिद्र को बीजांड द्वार कहते हैं। इसके द्वारा ही परागनली, भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। बीजांड के मध्य में पाए जाने वाला थैलीनुमा व संरचना को ही क्या कहा जाता है, भ्रूणकोश कहा जाता है, जो निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। बीजांड के मध्य में पाए जाने वाले थैलीनुमा संरचना को ही क्या कहा जाता है, भ्रूणकोश कहा जाता है। ये क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। क्या करते हैं, ये निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। बीजांड दो आवरण द्वारा घिरे होते हैं। बीजांड दो आवरण द्वारा घिरे होते हैं। बीजांड में पाए जाने वाले आवरण को, बीजांड में पाए जाने वाले आवरण को अध्या आवरण कहा जाता है। बीजांड में पाए जाने वाले आवरण को अध्या आवरण कहा जाता है, जो कैसे होते हैं, जो कठोर होते हैं, जो कठोर होते हैं। ये बीजांड की रक्षा करते हैं। ये क्या करते हैं, ये बीजांड की रक्षा करते हैं। बीजांड के बाहर, बीजांड के बाहर पाए जाने वाले आवरण को बीजांड के बाहर पाए जाने वाले आवरण को ही क्या कहा जाता है, बाह्य अध्या आवरण कहा जाता है। तथा
बीजांड के अंदर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहा जाता है? अंतः अध्या आवरण कहते हैं। अंतः अध्या आवरण कहते हैं। भ्रूण कोश क्या है? भ्रूण कोश क्या है? तो भ्रूण कोश यह बीजांड के मध्य में पाए जाने वाला थैली नुमा संरचना होता है। ये निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं और बीज का निर्माण करते हैं तथा भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। ये बीजांड में पाए जाने वाला थैली नुमा संरचना होते हैं जो निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं और भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं भ्रूणपोष कोश में विभिन्न कोशिकाएं पाई जाती हैं। भ्रूण कोश में विभिन्न कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे बीजांड के निचले भाग में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीजांड काय के निचले भाग में भ्रूण कोश के निचले भाग में पाए जाने वाली दो कोशिकाएं जो निषेचन में सहायता करती हैं उसे क्या कहा जाता है? सहायक कोशिका कहा जाता है। बीजांड के निचले भाग में पाए जाने वाली कोशिकाओं को जो निषेचन की क्रिया में सहायता करते हैं उन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं। जो कोशिका निषेचन में सहायता करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सहायक कोशिका कहा जाता है। दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य में पाए जाने वाली कोशिका को दोनों सहायक कोशिका के मध्य में पाई जाने वाली कोशिका को अंड कोशिका कहा जाता है और यही मादा युग्मक कहलाती है। और यह मादा युग्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? मादा युग्मक कहलाती है। अंड सहायक कोशिका के मध्य में क्या है? सहायक कोशिका के मध्य में पाए जाने वाली कोशिका को अंड कोशिका कहा जाता है। यह मादा युग्मक कहलाती है। यह कोशिका मादा युग्मक फीमेल गैमीट कहलाती है, यानी मादा युग्मक कहलाती है। ये निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। ये क्या करती हैं? निषेचन की क्रिया को पूर्ण करती हैं। निषेचन की क्रिया
पूर्ण करती हैं। क्या करती हैं? निषेचन की क्रिया को पूर्ण करती हैं। भ्रूण कोश के मध्य में, भ्रूण कोश के मध्य में, ये क्या है? भ्रूण कोशिका के, भ्रूण कोश के मध्य में पाई जाने वाली, भ्रूण कोश के मध्य में पाई जाने वाली केंद्रक को ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। भ्रूण कोश के मध्य में पाई जाने वाली, भ्रूण कोश के मध्य में पाई जाने वाली केंद्रक को ही क्या कहा जाता है? ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। तथा भ्रूण कोश के ऊपरी भाग में, भ्रूण कोश की ऊपरी भाग में एक कोशिका पाई जाती है जिसे प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है, या जिस कोशिका का मुख भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश में जिस कोशिका का मुख निभाग की ओर होता है, यही क्या है? ये निभाग है, और ये क्या है? प्रतिमुख कोशिका है। क्या है? प्रतिमुख कोशिका। यानी जिस कोशिका का मुख, जिस कोशिका का मुख निभाग की ओर होता है, ये क्या है? निभाग है। निभाग की ओर होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। जिस कोशिका का मुख निभाग की ओर होता है, उस कोशिका को ही क्या कहा जाता है? प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। ये सब कोशिकाएं जब बीज का निर्माण होता है, जब बीज का निर्माण होता है, यानी बीज का निर्माण होता है, जब अंड कोशिका क्या करती है? नर युग्मक के साथ संलयित होती हैं और जाइगोट का निर्माण करती हैं। किसका? जाइगोट का निर्माण करती हैं। जब अंड कोशिका नर युग्मक के साथ फर्टिलाइजेशन करती हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। यानी उसे हम युग्मनज कहते हैं, जाइगोट को, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। और वही युग्मनज क्या करती है? जब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में ही हम देखते हैं कि किस प्रकार ये जनन करते हैं, किस प्रकार ये निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, निषेचन की क्रिया को। क्योंकि दो केंद्रक, नर के दो केंद्रक मिलकर क्या करती हैं? निषेचन की क्रिया करती हैं। क्या? निषेचन की क्रिया करती हैं। निषेचन की क्रिया करेंगी और पहली कोशिका जो प्रथम नर युग्मक होता है वह अंड कोशिका के साथ संलयित होता है जो जाइगोट का निर्माण करता है, तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होता है जो भ्रूण कोश का निर्माण करता है, जो भ्रूण कोश का निर्माण करता है। प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर किसका निर्माण करेगा? जाइगोट का निर्माण करता है, जिसे युग्मनज कहा जाता है। दूसरा नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक किसके साथ? ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होता है और भ्रूण कोश का निर्माण करता है। भ्रूण कोश क्या है? इसमें कोश जो क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। इसे त्रिक संलयन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कोश गुणसूत्र होते हैं वह 3 होते हैं। यानी 3 का मतलब क्या होते हैं? जैसे अगर अगुणित है तो उसे यन कहा जाता है। अगर दुगुणित होते हैं, दुगुणित मतलब गुणसूत्र की संख्या 46 हो, जब गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? 23 होती है तो उसे अगुणित कहा जाता है। जब गुणसूत्र की संख्या 46 होता है तो उसे हम द्विगुणित कहते हैं। और जब वही गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? 69 होती है तो उसे हम त्रिगुणित कहते हैं। और भ्रूण कोश में किस प्रकार की होती है? भ्रूण कोश में
किस प्रकार की गुणसूत्र पाए जाते हैं? त्रिगुणित पाए जाते हैं। क्योंकि उस गुणसूत्र में उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो हम क्या बोलेंगे? 69। अगर 69 गुणसूत्र है तो उसे हम त्रिगुणित कहते हैं, 3n। अगर गुणसूत्र की संख्या कितनी है? कितनी है? 46, तो उसे हम कहते हैं 2n, यानी द्विगुणित। बीजांड के प्रकार। बीजांड के निम्न प्रकार होते हैं। बीजांड के निम्न प्रकार होते हैं। कल हम पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार। कल हम क्या पढ़ेंगे? बीजांड के प्रकार। बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं। बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे हेमीटोपस, आर्थोटोपस, एनाटोपस, कंफाइलोटोपस, सर्सिनोटोपस आदि होते हैं। कौन कौन से? हेमीटोपस, आर्थोट्रोपस, कंफाइलोट्रोपस, एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। ये सभी क्या है? बीजांड के प्रकार हैं। बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं: हेमीट्रोपस, आर्थोट्रोपस, कंफाइलोट्रोपस, एनाट्रोपोट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। कल हम इनके डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को अगर इसमें किसी भी प्रकार का या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। या आप लोग को कुछ नया टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आप लोग के लिए वह टॉपिक तैयार करके सेंड कर दिया करेंगे। अगर यह सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।